हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 94 है ना बेटा? ओके, वीडियो नंबर 94 के अंदर हम अपना कैश फ्लो कंटिन्यू करने वाले हैं। आप सबकी शक्लें देख के लग रहा है कि लास्ट क्लास में जो कराया था किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ याद नहीं है। हाँ है ना? बोलो बेटा, सुनो, मैं हल्का सा रिवीजन करा रहा हूं 2 मिनट के अंदर अंदर, आपको समझनी है बात। कैश फ्लो 3 तरह की एक्टिविटीज थी। कौन कौन सी? अरुण बताएगा मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है, वहां पे कौन सा कैश फ्लो आएगा? सर हम जैसे बिल्डिंग वगैरह परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका नॉन करंट एसेट्स को अगर हम सेल करते हैं और परचेज करते हैं तो वो कौन सा पार्ट है? इन्वेस्टिंग। जैसे एग्जांपल क्या क्या है इन्वेस्टिंग के अंदर? बोलो, ढंग से बोलो पूरा। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड फ्रॉम प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ कौन सी? करंट या नॉन करंट? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। प्रोसीड का मतलब क्या होता है? पैसे आना। प्रोसीड का मतलब पैसे आना। प्रोसीड पैसे आए, कैसे आए? फ्रॉम सेल ऑफ एसेट को बेच के पैसे आए। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा जी, इसके ऊपर क्या मिलता है? क्या रिसीव होता है? एसेट के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड समझ आ गई ना? इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। ये सारी क्या है? इन्वेस्टिंग। देखो बच्चे, एक होता है हमने शेयर इशू किए हैं, एक है हमने शेयर खरीदे हैं। मैंने शेयर खरीदे हैं, ये इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है? मैं चांटे लगा देने यार। शेयर खरीदना इन्वेस्टमेंट है, आपको समझाया था मैंने, भूल गए? ये कंपनी है, ये एक और कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। हम किसके अकाउंट बना रहे हैं? कंपनी ए के। कंपनी ए ने अगर इशू किए हैं शेयर, मतलब पैसा लिया, शेयर इशू कर दिए, ये है फाइनेंसिंग। अगर इशू है, अगर ये किसी और कंपनी की खरीद रही है तो ये इन्वेस्टिंग है। समझ आ गई ना? कोरोना इसीलिए मास्क देखा। समझ आ गई बच्चे? और क्या हो सकता है इसमें इन्वेस्टिंग में? बस ये था सर, बस रेंट रिसीव। हाँ हो गया, यही थे 5 के सर इस साइड। बल्कि आपके कहने का मतलब इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो नहीं होता, सिर्फ इनफ्लो होता है। तो बोलो फिर आउटफ्लो का इन्वेस्टिंग है परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन हम परचेज कर रहे हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब कुछ। और लास्ट इनकम टैक्स, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट। समझ आ गई? एक तो ये था बेटा। उसके बाद एक कराई थी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या कराई थी बेटा? बताओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शुरू से शुरू करो। कंपनी जब भी शुरू होती है ना, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा कहां से आता है? शेयर कैपिटल से। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। प्रोसीड का मतलब पैसे आना। प्रोसीड का मतलब क्या? पैसे आना, तो प्रोसीड आएगा। क्या होता है? प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स। जब मैं शेयर इश्यू करूंगा तो पैसा आएगा। हाँ या ना? और प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ, और प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन्स। और शॉर्ट टर्म लोन्स कहाँ आते हैं? वो भी नहीं आते हैं। लोन के थ्रू चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, यही भी आएगा। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन। इसके एक और नाम थे, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट लिमिट। ये सारे शॉर्ट टर्म लोन है। ये लिखे ना, इंक्रीज डिक्रीज, इसका मतलब पैसे आना और पैसे जाना। समझ आ रही है बच्चे बात? उसके बाद अब बताओ और क्या आता है इसमें? ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है? पैसे ले रहा हूं मैं,
इसके ऊपर और क्या होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या बताओ? इनकम टैक्स पेड लास्ट में है। और बच्चे हमने शेयर लिए हैं, पहले शेयर कैपिटल, बदले में क्या देंगे उनको? डिविडेंड। डिविडेंड पे करेंगे ना, शेयर्स इशू कर रहे हैं, लोगों से पैसा लिया है तो बदले में प्रॉफिट दे रहा है ना उन्हें, तो डिविडेंड पे। डिविडेंड दो तरह का होता है। ऐसे वाला ना रिडम्पशन सर हर कंपनी नहीं देती डिविडेंड वैसे। क्यों नहीं देती? हर कंपनी देती है, हर कंपनी। सर होता है सर, शेयर में बोला था किसी ने, बताई थी हर कंपनी नहीं देती, वो डिपेंड करता है अगर साल के ऊपर इतना तो नहीं मिलता है। अरे बच्चे, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? ओनर के पास। ओनर के पास क्या मतलब? डिविडेंड मिल गया ओनर को। अगर कंपनी लॉस में है तब कंपनी डिविडेंड नहीं देती, तब लॉस देना पड़ता है ओनर को, डिविडेंड नहीं देती ना। फिर वो सर वो से कहते हैं, क्या मतलब? उसको भी कुछ कहते हैं जो हमें देना वो आपकी कैपिटल, हम नहीं देते कंपनी को कुछ भी, वो हमारे कैपिटल से कम होता रहता है। और अगर सर कैपिटल से बहुत ज्यादा कम हो गया, सोचो हमारी जैसे मैं सोच रहा हूँ 100 रुपए थे, 100 पहले 50 हुए और लॉस हो गया 150 हो गया, कंपनी महीने कब हो जाएगी? और हमें हमसे नहीं लेगी, क्योंकि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है ना। कंपनी का फायदा क्या है? लायबिलिटी लिमिटेड है अप टू द शेयर कैपिटल। ठीक है। हाँ जी बच्चे, शेयर के क्या करते हैं? दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक इंटरिम और एक फाइनल। तो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिबेंचर के ऊपर क्या करते हैं? और डिबेंचर वो तो वापस, वो तो पैसे वापस कर रहे हैं ना उसके, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लोन के ऊपर भी डिबेंचर इंटरेस्ट पे होता है। अब वापस करेंगे। अब जो पैसा है ना बच्चे, दोनों में फर्क है। ये पहले पैसा आया, हमने ये पैसा वापस नहीं किया, इनके ऊपर इंटरेस्ट वापस किया है। अब ये पैसा वापस करने की बारी आई है। तो सबसे पहले शेयर्स का पैसा वापस होगा, क्या बोलते हैं इसको? बाय बैक ऑफ शेयर्स। क्या हो गया भैया, पढ़ के नहीं आया? 2 दिन थे तुम्हारे पास। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। उसके बाद डिबेंचर है, इसमें बोलते हैं जब डिबेंचर का पैसा वापस करते हैं, रिडम्पशन ऑफ या प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन वापस कर रहा हूं, क्या बोलते हैं? रीपेमेंट। वापस पे कर रहा हूं ना, रीपेमेंट ऑफ लोन्स या शॉर्ट टर्म लोन। समझ आएगी ना। और एक और रहेगा इसके ऊपर बच्चे, शेयर इशू एक्सपेंस। कई बार शेयर इशू करने के कुछ खर्चे होते हैं, वो भी आउटफ्लो है। शेयर एक फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो उसका इशू एक्सपेंस भी क्या होगा? फाइनेंसिंग। शेयर इशू एक्सपेंस या फिर अंडरराइटिंग कमीशन आती है, उसमें आती है। ओ भैया सब में पूरा है, क्या नहीं है बताओ? किसमें नहीं है बताओ? एक मिनट, पेज नंबर 519। हाँ जी बोलो बेटा। बच्चे ये लिखे ना, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट पता है ना आपको, टेंजिबल भी होती है, इंटेंजिबल भी होती है। हमने यहाँ अलग अलग लिख दिया, एक टेंजिबल एक इंटेंजिबल। और सर समझ आ गया ना। फाइनेंसिंग बताओ। वही आपका जो भी आपने रीपेमेंट ऑफ लोन का है, और लोन तो है वो दूसरा एक अपने पहले नंबर पे है पेमेंट ऑफ लोन। ये नहीं पेमेंट और ये दोबारा अच्छा ठीक है पेमेंट मतलब वापस पे कर रहा हूँ उसको मैं, इसको बोल दो पेमेंट, बोल दो रीपेमेंट बोल दो। और बोलो क्या नहीं है? आपने कुछ बोला, मतलब अगर हम ये याद रख ले बहुत है ना, यहाँ का नहीं कुछ ऐसा कुछ आना चाहिए। आपने ये भी बताया बैंक ओवरड्राफ्ट वाला, वो तो शॉर्ट टर्म लोन, वापस इंक्रीज डिक्रीज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट क्या होती है? शॉर्ट टर्म लोन। तो कहां पे आएगा लोन? फाइनेंसिंग में। अच्छा लोन क्या है? ये लोन मैं ले रहा हूं, दे रहा हूं। लोन में ले रहा हूं, फाइनेंस इकट्ठा कर रहा हूं। अच्छा अगर मैं लोन किसी को दे रहा हूं, लोन एंड एडवांस मैं किसी को दे रहा हूं, तो क्या है ये? आउटफ्लो तो है। किसका? फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग किसका? इन्वेस्टिंग का। बच्चे मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, किसी बंदे को पैसे चाहिए कि मेरे को 2 लाख दे दे, तो मैंने अपना लोन दे दिया उसको, और वापसी इंटरेस्ट लोगे सर। हाँ इंटरेस्ट रिसीव होगा ना, तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो ये भी डिपेंड करता है सर। लोन देना क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है।
सर जैसे अगर आपको देना है आपसे इंटरेस्ट थोड़ी ले सकते हो सर मैं क्या क्या सर वैसे अगर आपको बाई चांस लोन है पैसे की कभी भी वैसे आपको 2 लाख दे दिए किसने? मैंने। हाँ तो मेरे फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया, लोन ले रहा हूँ ना, और तो मैं इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करूंगा आपको। नहीं सर मैं नहीं दूंगा सर आपसे, आप पढ़ा रहे हो सर तो वैसे क्या होगा वही पूछ रहा तो नो फ्लो, इंटरेस्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये पूछ रहे हो वैसे क्यों नहीं लोगे आप? मैं आपके चाचा का लड़का हूँ। पेमेंट ऑफ लोन पे गॉड्स गलत बात, इस बात में कोई बॉन्ड नहीं। फाइनेंसिंग में पेमेंट ऑफ लोन पे अच्छे हाँ यार कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप लोग। हाँ जी बेटा जी। बच्चे बॉन्ड बोलते हैं डिबेंचर को ही, डिबेंचर की तरह होते हैं बॉन्ड। फाइनेंसिंग में पेमेंट ऑफ लोन्स, तो वो फाइनेंसिंग में है। बच्चे पेमेंट ऑफ लोन क्या है? हमने पहले लोन लिया, ये कौन सा पार्ट है? मैं लोन ले रहा हूँ, फाइनेंसिंग। अब मैं इसको वापस भी तो करूंगा ना, लोन लेना भी फाइनेंसिंग, देना भी फाइनेंसिंग विद इंटरेस्ट मतलब। विद इंटरेस्ट। वो तो उसके पैसे है ना, एक मैं अपना किसी को पैसा दे रहा हूँ, वो ये रीपेमेंट ऑफ लोन तो है। आराम से बेटा जी देखो। हाँ जी समझ आ गई बेटा बात? क्लियर आ रही हो रही है आपको बात? ये नहीं हो रही? क्या नहीं आपको याद हुआ था बच्चे? यही आवाज पूछना आपसे और फिर डाउट्स हैं। डाउट्स लेते हैं अभी, ये बात समझ आ गई बच्चे? अब मेरे बेटा आपको आज मैं एक नई चीज सिखाने वाला हूं इसमें, वो देखते हैं क्या होगी। आज खुशबू नहीं आई ना तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चे उसका फिर बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी वो, ठीक है ना? हाँ जी बच्चे देखो, आपने पढ़े थे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 6 तरह के फर्स्ट चैप्टर में, है ना? याद है ना? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का? सर इसके 5 तरह के हैं, मेरे को सारे रेटे में हैं। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ब्रिलियंट बच्चे, बहुत अच्छी बात है। बच्चे कैश फ्लो के अंदर 5 तरह के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कितने तरह के बच्चे? 5 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ है ना? ओए फोन नहीं, सुनो बच्चे। एक तो कैश, कैश इन हैंड, वो क्या है बच्चे? कैश है ना? पहला क्या है? कैश इन हैंड, सबको याद है? कोई दिक्कत? एक मैं बोलता हूं कैश एट बैंक, ये बच्चे क्या है? बैंक में पैसा पड़ाओ चाहे कैश पड़ाओ इक्वल है। मैं आपको बोलता हूं ना, फीस चाहे कैश दे दो चाहे बैंक में दे दो, मुझे कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, हाँ है ना? तो बच्चे ये बात समझ आएगी दोनों। उसके बाद एक इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें बच्चे अक्सर रोते हैं, जो बच्चों को याद नहीं होता, आप रट्टा लगा दो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या बच्चे? मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? कैश एंड, नाम भी ये है ना, मार्केटेबल सिक्योरिटी। पता है वो क्या होता है बेटा? हाँ जी सर। क्या होता है? सर मैंने ये पढ़ा था, अगर मार्केट को सिक्योरिटीज नहीं गिवन ना तो वो ऑपरेटिंग में चला जाता है इनकम में, और वहाँ पे लिखा हुआ था ब्रैकेट्स के अंदर कि विदाउट मार्केटेबल सिक्योरिटीज और अदर देन मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑपरेटिंग में है। भाई ये पता, ये नहीं पता मार्केटेबल सिक्योरिटीज। बच्चे सुनो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज किसका पार्ट है? कैश एंड कैश, याद कर लो इसको, मार्केटेबल सिक्योरिटी भूलोगे तो नहीं बच्चे? मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? देखो आपको समझ आएगी बच्चे। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब है ऐसी सिक्योरिटी जो आप मार्केट में जब चाहो तब सेल कर दो। अगर आपको रात को, दिन में कभी भी पैसे की नीड है, आप उसको कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। मार्केटेबल सिक्योरिटी मार्केट में कभी भी बिक सकती है, तो एकदम कैश ही होगी ना? ना कोई चीज को, किस चीज को सिक्योरिटी को बोलते हैं, सिक्योरिटी होते हैं शेयर, डिबेंचर, ठीक है ना? पर आपने शेयर से याद नहीं रखना, सिक्योरिटीज का मतलब है शेयर डिबेंचर। ऐसे शेयर डिबेंचर जो जब चाहो तब ट्रेड हो जाए, समझ आएगी ना? आपको याद रखना है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या होते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिक्योरिटी का क्या होता है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स,
जीरो कूपन बॉन्ड अलग अलग टाइप्स होते हैं फिर आगे। सर इसमें वो सॉरी मैं बैलेंस शीट पढ़ रहा था उसमें तो नहीं है क्या? कैश शीट से मार्केट पढ़ाता सब पढ़ाता हूँ। आपको समझ आ गया बच्चे? समझ आ गया बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? मार्केटेबल। समझ आ गई? अब बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? बच्चा मुझे बताओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है, किसका पार्ट है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का है ना बच्चे? देख के इसको लगना जाए, देख के आना। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, मार्केटेबल सिक्योरिटी समझ आ गया? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। और बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। याद रखना, बच्चा बड़ी गलती करता है। करंट इन्वेस्टमेंट नाम देखते ही बच्चे को लगता है करंट इन्वेस्टमेंट है ना, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टिंग नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट करंट इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ करंट समझ आएगी बच्चे? बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हम शॉर्ट पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं पैसा, या लॉन्ग पीरियड के लिए? शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है ना हमारा, विद इन 1 ईयर। हाँ है ना, करंट इन्वेस्टमेंट समझ आएगी ना? तो बच्चे करंट इन्वेस्टमेंट का एक और नाम है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। शॉर्ट टर्म क्या होती है? करंट इन्वेस्टमेंट जिसको हम शॉर्ट पीरियड के लिए डिपॉजिट करते हैं, तो इसको क्या बोल सकते हो आप? शॉर्ट टर्म। कोई दिक्कत है क्या? हो गए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट याद? बोलो राजे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, 3 तो ये हो गए। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट दूसरा नाम क्लियर है? ओके बच्चे देखो, ये आपका ईयर है, ये है 1 अप्रैल 2020, ये है 31 मार्च 2000। पता नहीं कौन कौन देखेगा कौन कौन नहीं, कोरोना भैया नहीं। 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। अच्छा तुम ना नेगेटिव बंदे हो, तुम्हें अशुभ लगा। जब मैंने ये कौन कौन देखेगा, वो तो शुभ था ना, वो नहीं ढूंढा किसी ने। कौन देखेगा? हाँ अशुभ थे, कौन कौन नहीं देखेगा। बात तो एक ही है यार, पागल हो गए। एक गिलास है, आधा भरा आधा खाली है। आप बोल रहे आधा खाली है, आपको आधा भरा हुआ नहीं दिख रहा। मैंने बोला कौन कौन देखेगा कौन कौन नहीं, आपको पकड़े कौन कौन नहीं देखेगा, अशुभ बात कर दी सर ने। और जो कौन कौन देखेगा वो शुभ नहीं दिखी आपको? सीधा बोलो सब देखेंगे। ये तो पॉसिबल, मैं झूठ नहीं बोलता, सब कैसे देखेंगे? मतलब कैसे? कोरोना ना भी हो तब भी सारे नहीं देख सकते। हाँ जी, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 ये ओपनिंग डेट है, ये क्लोजिंग डेट है। 1 अप्रैल 2020 को मेरे पास कैश पड़ा है 5 लाख रुपए, और 31 मार्च 2021 को मेरे पास कैश है 50 लाख। भगवान करे ऐसा ही हो। हाँ है ना? हाँ जी। तो बच्चे एक बात बताओ, हाँ ये जो कैश है ये ओपनिंग कैश है क्लोजिंग कैश है? ये कौन सा कैश है? क्लोजिंग कैश है ना। तो ऐसे ही जो आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं वो ओपनिंग डेट को भी होते हैं और क्लोजिंग डेट को भी होते हैं। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग डेट को हैं उनको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहते हैं, और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां पे हैं? क्लोजिंग डेट को, उनको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ द ईयर। कोई दिक्कत परेशानी? सेम ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग में भी 5 आइटमें, क्लोजिंग में भी 5 आइटमें। हाँ है ना? तो बेटा फटाफट टॉपिक निकाल लो, पेज नंबर 5.54, पेज नंबर 5.54। हाँ जी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग
एक्टिविटी निकाल लिया। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट है ये? लॉन्ग टर्म नॉन करंट। अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, क्यों? क्योंकि करंट इन्वेस्टमेंट कहां जाती है? बेटा जी वही टेबल मिल गया ना जो फुल फ्लैश्ड, लॉक कर लेना बेटा अंदर से। हाँ जी समझ आ गया। अच्छा जी, उसके बाद ये बच्चे सारे इन्वेस्टिंग हो जाएंगी। उसके बाद फाइनेंसिंग, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म लोन्स, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन्स, फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, बायबैक ऑफ शेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट क्या बच्चे? फोर्थ पार्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। क्या वो ऐड नहीं सिखा रहा अभी बेटा, समझ आ गया? और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, हाँ ना? क्लियर होगी बच्चे, याद हो गया? तो यहां से यहां तक आपको सारा फॉर्मेट याद हो गया होगा। हमारा सिर्फ क्या रह गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये होते ही समझ आ रही? नहीं ऐसे नहीं बच्चे, इतना जुर्म थोड़ी करूंगा। अरे बेटा 20-20 क्वेश्चन नहीं दूंगा, प्रॉमिस। देने होंगे 18 दे दूंगा और 20 नहीं दूंगा। चलो 20 नहीं क्या पता इसका क्या। हाँ जी ठीक है जी। नहीं बच्चे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, 5-5, 10-10 दूंगा बस। ओके, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने चीटिंग की थी। क्या कह रहे? सर आपने क्वेश्चन दे दिए, वो पॉइंट्स हमें पता ही नहीं चला। ओके चलो जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 बताओ जी। डाउट क्या है? डाउट्स ले रहा हूं बच्चे। आप सबको इलस्ट्रेशन नंबर 1 टू इलस्ट्रेशन नंबर 13 होमवर्क दिया था, करें? ईमानदारी से बताओ कार्तिक, करें बेटा? बिल्कुल नहीं करे? बैठ के कर लो। एक मेरे तो 3 थे, एक डाउट है। मेरे 10 किए क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए बेटा जी? देखिए उसमें बहुत सारी चीजें मुझे लगा समझ नहीं आई, तो मैं आपको फाइंड नहीं। चलो जी, पहले जिन्होंने किया उनके डाउट्स लेते हैं। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में डाउट बताओ। कोई डाउट नहीं है? अरुण किए ना, इसमें तो नहीं है ही क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कोई डाउट? अंदर ये क्यों स्पेसिफाई, यही क्यों किया? कुछ भी कर सकते हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग हो। मेन इनकम सेल ऑफ एसेट नहीं, एसेट नहीं है, सॉरी से वो सेल्स या कोई भी जो दोनों में नहीं आते वो इसमें। इलस्ट्रेशन नंबर 3 में सर जो 5th पॉइंट है सर, पर ये पेटेंट में लास्ट में नहीं है इसमें। ये पता लगा मतलब कि हमने दिया है। अब हाँ जी, पेटेंट किसमें है इसमें? पेटेंट कौन सी एसेट है? मेन इनकम है ये सर इन्वेस्टिंग पेटेंट में। पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट को सेल कर, ठीक है सर, इन्वेस्टिंग। हाँ जी, अगर सेल होगी तो इनफ्लो है, अगर परचेज होगा तो आउटफ्लो। बेटा देखो एक सीधी सी बात है, चलो आज तो बाई चांस आपको और होमवर्क नहीं मिल रहा, आपको दोबारा इलस्ट्रेशन 1 to 13 करनी है। अगर बच्चे नहीं करें ना, कसम खा के बता रहा हूँ, कैश फ्लो नहीं समझ आने वाला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, पूरा चैप्टर का बेस है ये। तुम्हें छोटे क्वेश्चन नहीं होते, बड़े भी नहीं होने के। बेटा नहीं होता ना, छुट्टियां मार लो यार, मत आया करो अकेडमी, घर बैठ जो नहीं पढ़ना तो। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में बच्चे ने डाउट पूछा बहुत अच्छा, लोन एडवांस्ड। कहता सर पता नहीं चल रहा है लोन हमने लिया है दिया है। बच्चे जनरली जहां भी लिखा होगा ना लोन एंड एडवांसेस, इसका मतलब है हम लोन दे रहे हैं, हमने लोन दिया है, लिया नहीं, दिया है, यानी अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में कोई डाउट? नो सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में? 5th में सर जो 3rd पॉइंट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा बच्चे ढंग से। और जो लास्ट सब्सक्राइब का मतलब होता है परचेज्ड, लिख लो। अरुण अरुण बताएगा डिबेंचर परचेज्ड बाय कंपनी, क्या मतलब है इसका?
डिबेंचर परचेज्ड बाय कंपनी, कि मतलब उन्होंने डिवेंचर्स लिए कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग, देखो इन्वेस्टिंग है, हमने लिया ये है। मूर्खता देखो। और वापस ओ भैया, अगर मेरी कंपनी है तो या तो मैं डिबेंचर इशू करूंगा, डिबेंचर दूंगा, पैसे लूंगा, या उनका पैसा वापस करूंगा। अपनी कंपनी के खुद के परचेज नहीं करते हम, परचेज हम दूसरी कंपनी करते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। यार मैं किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रहा हूं, मतलब अपना पैसा उस कंपनी में, समझ नहीं आ रही है बेटा बात? बोलो, ये मेरी एसेट है ना कि लायबिलिटी। बच्चे वर्ड को समझो, सुनो वर्ड को समझो यार, कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग। जो कंपनी अपने खुद के डिबेंचर इशू करती है ना, वो क्या वर्ड यूज करेगी? सुनो, ये कंपनी है फॉर एग्जांपल रिलायंस, ये कंपनी है टाटा, ठीक है बच्चे? हम इसके अकाउंटेंट हैं, किसके अकाउंट्स बना रहे हैं? रिलायंस के। अगर रिलायंस को पैसा चाहिए डिबेंचर के थ्रू, तो वो डिबेंचर इशू करेगी। क्या करेगी? डिबेंचर इशू। डिबेंचर इशू का मतलब क्या है? कि डिबेंचर दिए, पैसे बेचना नहीं है बच्चे, बेचना है समथिंग एल्स। इशू कर रहे हैं हम डिबेंचर दे रहे हैं और पैसे आए, तो डिबेंचर इशू इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझो, पैसे आ गए, डिबेंचर इशू कर दिए कि इनफ्लो हो गया। अब मुझे कल ये पैसे वापस भी तो करने हैं ना, तो हम जब पैसे वापस करेंगे इसके, तो हम बोलेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या बोलेंगे? तो हाँ, मेन इनकम होती है तो कंपनी की, फाइनेंसिंग पार्ट है बेटा। नहीं अब मैंने एक उसके अंदर पढ़ा था मेन इनकम का, वो किया था जैसे मेन तो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग में बोलो। शायद बैंक का था। एक सेकंड सर था, पर मैं फाइनेंसिंग के लिए, नॉन फाइनेंस, जो फाइनेंसिंग कंपनी है ना, उसकी भी मेन एक्टिविटी है ये। पर जनरली आपको नॉन फाइनेंसिंग आती है, तो फोकस नॉन फाइनेंसिंग पे करो। सुनो, ये बात समझ आ गई बच्चे? हाँ है ना? मैं दिखा देता हूँ, रुक जाओ। मैं और फाइनेंशियल कंपनीज और डिवेंचर इशू के पैसे आ गए, फिर रिडेम्पशन का क्या होगा? ये बच्चे डिबेंचर है, डिबेंचर एक पेपर ही होता है जनरली। ये डिबेंचर है, मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, मैंने आपको डिबेंचर दिया, पेपर दिए और पैसे ले लिए, मेरे पैसे आ गए। अब क्या आप अपने पैसे वापस नहीं लोगे मुझसे? बोलो, आप 2 साल बाद 3 साल बाद अपने पैसे वापस लोगे ना मुझसे? तो मैंने आपको पैसा वापस कर दिया और डिबेंचर वापस ले लिए अपने, इसको बोलते हैं रिडम्पशन और डिबेंचर। समझ आ गई? जब भी इशू या रिडम्पशन आएगा, इसका मतलब है फाइनेंसिंग। पर अगर आए डिबेंचर परचेज्ड, तो इसका मतलब हम किसी और कंपनी के परचेज कर रहे हैं। शेयर परचेज किसी और कंपनी के, अगर अपने हैं वो होता है इशू या फिर रिडम्पशन या फिर पाईबैक, वो फाइनेंसिंग का पार्ट है। अगर परचेज सेल है ना, इसका मतलब किसी और कंपनी की बात कर रहे हैं। समझ आ गई ना? मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर परचेज किए, बाद में सेल कर दिए, ये इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो डिबेंचर सब्सक्राइब का मतलब क्या है? डिबेंचर परचेज्ड। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है? मतलब ये सर फाइनेंसिंग, मतलब पैसे वापस कर रहे हैं, आउटफ्लो। और डाउट? इसमें लास्ट पॉइंट है, वेरी गुड। इशू ऑफ बोनस शेयर, इशू और इंटरेस्ट पेड इशू किया। मैंने ना जूता खोला ना, अब हाँ ठीक है, फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। अपने शेयर इशू कर रहा हूं मैं। बच्चे, हमारे शेयर या इशू होते हैं, रिडीम होते हैं, या बायबैक होते हैं, वो तो परचेज होती है इन्वेस्टिंग तो, और ये बहुत कम आने वाला है परचेज्ड। ये फाइनेंस ही है। अब बच्चों को देखने में लगता है सर ये फाइनेंसिंग है। अच्छा, ये इनफ्लो है आउटफ्लो है? आउटफ्लो, इनफ्लो है। ठीक है, मैं परचेज कर रहा इनफ्लो है। इशू का मतलब क्या है? शेयर इशू कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, इनफ्लो होता है ना। पर बच्चे, ये बोनस शेयर है, बोनस का मतलब होता है फ्री। हम फ्री में शेयर दे रहे हैं, तो क्या पैसा आएगा? तो ना पैसा आएगा ना पैसा, ये नो फ्लो है। लिख लो,
नो फ्लो ऑफ शेयर्स। सर ये किसके अंदर है? इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड मतलब किस? इंटरेस्ट किसके ऊपर पे होता है? लोन पे। लोन कौन सा पार्ट होता है? फाइनेंसिंग। तो इंटरेस्ट पे भी क्या होगा? फाइनेंसिंग। और बताया भी था आपको, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, वो पेड, आउटफ्लो। समझ आ गई ना बच्चों? देखो नहीं समझ आ रही तो पूछ लो। एक और डाउट है अभी इसी में ही है। हाँ बोलो। वेरी गुड। वो है अगर सिर्फ गिवन होता है इनकम टैक्स, वो वाला सिर्फ अकेला गिवन है तो Operating। ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग। और अगर किसी केस में गिवन होता है जैसे ऑन बिल्डिंग ऑन ये, फिर वो बताऊंगा, सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में डाउट। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8 में पॉइंट नंबर 19 देखो, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। यही वाला। क्या यहां लिखे मार्केटेबल सिक्योरिटीज? तो ये मार्केटेबल तो नहीं है, तो क्या है ये? सिक्योरिटीज मतलब शेयर डिबेंचर। हम शेयर डिबेंचर को परचेज कर रहे हैं, मतलब क्या? इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, इन्वेस्टिंग है ये। समझ आ गया? सर ये 6th में था। हाँ जी। ऑफिस एक्सपेंसेस क्या होंगे? देखो ऑफिस एक्सपेंस, क्या कोई हम लोन इकट्ठा कर रहे हैं? फाइनेंसिंग तो है नहीं, इन्वेस्टिंग भी नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका ऑपरेट। और वैसे भी ऑफिस एक्सपेंस एक मेन इनकम ही हुई, खर्चा है, इनकम कैसे होगी? मतलब ऑफिस में हुआ वही ऑपरेटिंग नहीं। चलो समझ आया? और बताओ डाउट। एक सर इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी था, वो तो आपने बता दिया। मार्केटेबल सिक्योरिटी समझ आ गई होगी आपको। डिविडेंड पेड वैसे डिविडेंड पे, डिविडेंड किसके ऊपर पे करते हैं? शेयर के ऊपर। शेयर्स। शेयर्स कौन सा पार्ट है? फाइनेंसिंग। डिविडेंड पेड क्या होगा? आउटफ्लो। पता है क्या बच्चे, देखो डिविडेंड पेड होता क्या, मेरी बात सुनो। देखो बच्चे, मेरी कंपनी है, मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे पैसे दो, क्या लोग मुझे फ्री में पैसे देंगे? मैं पैसे लूंगा, बदले में कुछ पे करूंगा ना। तो बच्चे मैंने उनसे शेयर्स के पैसे ले लिए, पैसे आ गए, बदले में मैं उन्हें प्रॉफिट पे करता हूँ, यानी डिविडेंड पे करता हूँ, कितने पैसों के वो मालिक हैं? जितने की वो मालिक है। समझ आ गई? एक आईपीओ निकल रहा है, लेना तो ले लेना, 14,805 रुपये का। पता है उसका, मैं देखा उसका क्रीमी का भी चला गया ना क्रीमी। अब आया गाड़ी वाला, आया घर से कचरा निकालने, पैसे ही नहीं, कहाँ से ले लो? कर्जे में डूबा हुआ मैं। समझ आ गई? फीस तो लाई नहीं आप, देखो फीस लाए हो तो कैसे ले लो? 1-2 दिन तक ड्यू हो जाएगी चीज आपकी। टाइम से देते हैं हर चीज। अच्छा ठीक है। हाँ जी समझ आ गया बेटा? यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कोई डाउट? नहीं। बैंक नहीं। ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट। फाइनेंसिंग लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है ना। अगर लिया है तो आउटफ्लो, इनफ्लो, अगर वापस किया तो आउटफ्लो। उसके बाद सर मैं कभी ये नहीं समझ आया मुझे, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से निकले पैसे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चे, सुनो ध्यान से। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान लो बेटा आप एक बिजनेसमैन हो, और बिजनेसमैन को कभी भी पैसे की नीड पड़ सकती है ना। तो पहले तो ये फैसिलिटी मिलती है बिजनेसमैन को। होती क्या है मैं बताता हूँ। आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हैं, कितने पड़े हैं? आप कितने निकाल सकते हो? उससे ज्यादा निकाल सकते हैं, ये इसे शायद यही कहते हैं। हाँ। तो यार आप एक नॉर्मल आंसर दो। 2 लाख उससे ऊपर। हाँ जी। आगे याद आया। कोमल मैम, बच्चों की मम्मा आ गए हैं। सिर्फ बिजनेस सुनो सुनो, आपके बैंक के अकाउंट में कितने पैसे हैं बेटा? 2 लाख। 2 लाख रुपीज। तो कितने निकाल सकते हो? 2 लाख। 2 लाख। पर अगर आपको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे की नीड है, क्या निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। जब एक अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो नहीं निकाल सकते। पर एक बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी होती है। देख के बेटा जी, हाँ जी, एक बिजनेसमैन को ये फैसिलिटी होती है कि अकाउंट में पड़े 2 लाख, आप 2.5 लाख भी निकाल सकते हो। तो जो 50,000 रुपए है, ये लोन ही तो है। आपने बैंक का पैसा निकाल लिया, वापस भी करना है बैंक को, इंटरेस्ट क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट के साथ। और पर सर क्रेडिट कार्ड भी हुआ फिर तो। बिल्कुल क्रेडिट कार्ड भी होता है। बिल्कुल। और सर क्रेडिट कार्ड किसी भी हो सकता है। क्रेडिट कार्ड तो किसी को भी
और सर एक इनका अकाउंट जो बनता है करंट अकाउंट, वो सिर्फ बिजनेसमैन वालों के लिए होता है, जब मर्जी निकाल लेना होगा। बात तो ये और करंट अकाउंट अलग चीज़ है। बच्चों समझ आ गई बात आपको? अब बता देता हूँ। अच्छा वो डिस्काउंट होता है, ये बात समझ आ गई बेटा? 9th में कोई डाउट नो। नहीं है? कोई डाउट? 10th में? 10th में सर ये 4 पॉइंट है। हाँ, क्या बढ़िया बड़े डाउट पूछ रहे हो। इसमें नहीं Very बदला है, good. फाइनेंशियल है नॉन फाइनेंशियल है। देखो बच्चे, रेंट रिसीव्ड बाय रियल इस्टेट कंपनी। देखो अगर लिखा होता रेंट रिसीव्ड तो कौन सी एक्टिविटी थी? ऑपरेटिंग। नहीं, रेंट रिसीव्ड बिल्डिंग की जिसके भी आती या रेंट बिल्डिंग के ऊपर मिलता है, बिल्डिंग एक इन्वेस्टिंग है, उसके ऊपर मिलने रेंट भी क्या होगा? तो रेंट रिसीव क्या होना चाहिए था? इन्वेस्टिंग। पर यहां पे क्या है? ऑपरेटिंग। क्यों? देखते हैं बच्चे। रियल एस्टेट कंपनी क्या होती है? जो बिल्डिंग्स बनाती है, बिल्डिंग्स बेचती है। रियल एस्टेट के लिए बिल्डिंग एक एसेट है या उसकी गुड्स है, स्टॉक है उसका, स्टॉक है ना। तो रियल एस्टेट वालों के लिए बिल्डिंग क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उनका मेन काम है। तो उसके ऊपर आने वाला रेंट भी क्या होगा? ऑपरेटिंग। हाँ है ना? बात समझ आएगी? हमारे लिए एसी एसेट है ना, पर जो इंसान एसी को खरीदता बेचता है उसके लिए एसी क्या है? स्टॉक। समझ आ गई? आगे चलो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक मिनट। हाँ जी, इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि हम इससे ले रहे हैं या ये लिखे ना, रेंट रिसीव्ड बाय अ रियल एस्टेट कंपनी। रियल एस्टेट क्या होती है? जिनका काम होता है प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो रियल एस्टेट वो होती है, तो उसके लिए बिल्डिंग क्या हुई? स्टॉक हुई ना। अब ये देर अच्छा हाँ, अगर नहीं दिया तो फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग होगा। अगर नहीं पता तो फिर हमने नॉर्मल करना है क्वेश्चन। आगे चलो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या? किसका? ऑपरेटिंग। ऑपरेट किसका? रेंट। भैया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए रेंट क्या है? बिल्डिंग के ऊपर आएगा, बिल्डिंग एसेट है तो इन्वेस्टिंग होगी। रेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, रेंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इन्वेस्टिंग मुझे मिला है। कोई भी हाँ, हमारी बात है ना, हम रिसीव कर रहे हैं। जो अकाउंटेंट है ना वो रिसीव कर रहा है, कंपनी रिसीव कर रही है जिसकी अकाउंट्स बना रहे हो आप। मैन्युफैक्चरिंग उससे सर फिर अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें रियल एस्टेट हमसे क्या लेना देना? तो वो भी कैसे रियल एस्टेट हमारे से तो एक बिल्डिंग हुई है, बिल्डिंग मेरी है, कंपनी का काम करता अगर है। ये होता कि वो ले रहा है तो सर आप समझ गए ना मतलब पॉइंट? मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया, तुम मेरा पॉइंट नहीं समझे। देखते हैं बच्चे, उसने आपको 2 हाइपोथेटिकल केस दिए हैं। पहले में बोलता है कि आप एज्यूम करो आप एक रियल एस्टेट कंपनी हो। हम कौन है? रियल एस्टेट, और हमें रेंट मिल रहा है। अगर हम एक रियल एस्टेट कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? स्टॉक, ऑपरेटिंग। तो उसके ऊपर आने वाला रेंट क्या होगा? ऑपरेटिंग। बात समझ आ गई? फिर बोलता है कि आप कौन सी कंपनी हो? मैन्युफैक्चरिंग। अब हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हमारे रेंट क्या होगा? तो बता रहे हैं कि अगर आप अकाउंटेंट इस कंपनी के हो तो क्या होगा, इस कंपनी के हो तो क्या होगा। सर आप एक सर हाँ बोलो बेटा बोलो। नहीं सॉरी नहीं बोलो बच्चे। आप ये सोच रहे हो सर आपका रेंट पे है, लॉजिकल अकेडमी सोच रहे हो। ठीक है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ। आप पे कर रहे हो, अब उसका इससे लेना देना तो नहीं, उसका तो मकान है। एक मिनट उस बंदे जो रिसीव कर रहा है रेंट। हाँ, उसकी बिल्डिंग है, हाँ जी सर। उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसकी बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, तो रेंट रिसीव उसके लिए क्या होगा? इन्वेस्टिंग। यही तो समझा रहा हूँ। बट अगर यही वाली अगर रियल एस्टेट में अगर वो अंकल प्रॉपर्टी डीलिंग काम होता है उनका, नहीं वो ऐसे ही कर रहा है तो ऑपरेटिंग में आता है। वैसे ही उसने जैसे आप ये रियल एस्टेट वाले ने वैसे दिया है फिर। हाँ तो ऑपरेटिंग होगा ना, तो उनमें स्टॉक हो गया ये बिल्डिंग, उनके ऐसे थोड़ी हुई, फिर स्टॉक हुआ उनके लिए और फिर ऑपरेटिंग हो गया। नहीं समझ आया? हाँ जी बेटा आगे चलते हैं। 11 में विदाउट इसमें सब फर्स्ट में बताया नहीं कि मार्केटेबल या नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। कुछ नहीं पता, नॉन मार्केटेबल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या? ब्रोकरेज पेड। सर ये वाला 12th के अंदर ब्रोकरेज। सुनो बच्चे ध्यान से, वो कहते हैं ब्रोकरेज पेड ऑन अबव एक्टिविटी। जो अबव एक्टिविटी थी वो इन्वेस्टिंग थी, फाइनेंसिंग थी? जो ऊपर वाली थी इससे इन्वेस्टर हमने डिबेंचर परचेज की, इन्वेस्टिंग है ना, तो उसके ऊपर ब्रोकरेज, इन्वेस्टिंग के ऊपर खर्चा हो रहा है, इन्वेस्टिंग ही होगा, तो ये भी इन्वेस्टिंग है।
समझा कि ना? ब्रोकरेज पेड फॉर अबव परचेजेस मतलब जो अब ऊपर जो परचेज किया है, ऊपर जो सिक्योरिटी परचेज की है, ऊपर गिवन पॉइंट नंबर 1 में। सिक्योरिटीज हाँ जी। इन्वेस्टमेंट 12 में कोई डाउट? 13 में 13 में है बताओ एक बताओ। fifth point है। एक 5th पॉइंट है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बताना था कि फ्लो आउटफ्लो इनफ्लो या नो फ्लो। देखो बच्चे, कंपनी के कैश डिपॉजिट है ना, कंपनी का कैश निकल के बैंक में चला गया, दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। एक कैश गया एक कैश आया, नो फ्लो। कंपनी को एक्स्ट्रा ना कुछ आया ना कुछ गया कंपनी का। डिक्लेयर कैश आपने एक पॉकेट से कैश निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल दिया, कोई फ्लो हुआ? आउटफ्लो हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल का कुछ नहीं है। समझ आ गया ना? हमारी दो पॉकेट है, कैश और एक बैंक। कैश से निकाला बैंक में डाल दिया। और बताओ बेटा, जो अगला पॉइंट है उसमें भी नो फ्लो, इसमें भी नो विड्रॉ। अब यहां से निकाल के इस पॉकेट में डाल दिया। ठीक है सर 7th 8th और 9th सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये भी क्या ये भी नो फ्लो। मार्केटेबल सिक्योरिटी के कैश में पैसा आ गया। कैसे मतलब बच्चे, मार्केटेबल सिक्योरिटी सुनो जरा ध्यान से, मेरे पास कैश था 5 लाख का, मार्केटेबल सिक्योरिटी थी 4 लाख की। टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने मेरे पास? 9 लाख। बताओ। 9 लाख है टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच दी, 4 लाख आ गए। मेरे पास कैश कितना हो गया? 5 उबे ये बेच दी ना, तो 5 4 लाख की मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच दी, कैश 9 लाख हो गया ना। कैश की बात कर रहा हूं बच्चे, अच्छा ठीक है कैश 9 लाख हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी 0 होगी। ठीक है टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितनी हो गई? 9 लाख। तो कुछ फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा? नो फ्लो। अगर कैश, समझ आया? एक बार रिपीट करो, बुद्ध की तरह क्यों बैठ रहते हो यार, जितना पूछते नहीं। एक बार रिपीट करो। मैं एक बात बोल रहा हूं आपको, ये कैश है, ये बैंक है। कैश में 5 लाख है, बैंक में 4 लाख है। टोटल कितनी हो गई? 9 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं? 9 लाख। मैं बोल रहा हूं हमने 1 लाख रुपए कैश से निकाल के बैंक में डाल दिया, तो मेरा कैश कितना रह जाएगा? 4 1 लाख कह रहा हूं, निकाल 4 रहेगा। और बैंक कितना हो जाएगा? 5 लाख। टोटल कैश और कैश कितना हो जाएगा? कुछ फर्क पड़ा कि कंपनी में इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हुआ? नहीं। ऐसे ही बोल रहे मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, हमारे पास पहले 5 लाख कैश था, 4 लाख मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी। हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेच दी, तो मार्केटेबल 0 होगी, कैश आ गया 9 लाख। टोटल तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सेम रहेगा ना, नो फ्लो। मार्केट सिक्योरिटी मतलब डिवेंचर बॉन्ड ये सब बता। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी किसका पार्ट है? ऐसे तो फिर बच्चों लॉन्ग टर्म है, हाँ, तभी तो बोला आप उसको छोड़ दो, आप सिंपल कंसंट्रेशन करो मार्केटेबल सिक्योरिटी पे। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी है तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट या फिर फाइनेंसिंग जो भी होगा देख लेना। हाँ जी, और कोई डाउट? इसमें से जो 9 पॉइंट है डिक्लेरेशन बच्चे देखो, जब हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना, तभी पे कर देते हैं डिक्लेयर मतलब कि हमने आपको देना है। हमने डिक्लेयर कर दिया कंपनी ने कि मैं इंटरिम डिविडेंड देने वाली हूँ, जैसे ही डिक्लेयर हुआ तभी हमें देना है, तो आउटफ्लो हो जाएगा। पर जो फाइनल डिविडेंड होता है ना, वो सेम डे पे नहीं होता, इसलिए फाइनल डिविडेंड नो फ्लो होता है, वो नेक्स्ट डे पे होता है। आगे ये पढ़ेंगे और अच्छे से क्लियर हो गई आपको चीजें वाली। कुछ और? नो सर ये बोला क्या है ये इंटरिम डिविडेंड यही तो बताया भैया, डिक्लेरेशन। जो जल्दी देना होता है, मैं एकदम जो हाँ, जो डिक्लेयर कर दे रहा है ये आउटफ्लो हो जाएगा। मैंने मार्क किया ना, कोई याद। समझ आ गया? और कुछ? और सर ये राइटिंग ऑफ बैड डेट्स अगेंस्ट प्रोविजन फ्रॉम द नो फ्लो। वो कहता हमने बैड डेट राइट ऑफ कर दिया प्रोविजन के अगेंस्ट, ना पैसे आए ना कुछ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। और कुछ? नो सर। हाँ जी बेटा, आप बोल डाउट बोलो बोलो बोलो। ऐसे नहीं है ये वाले क्वेश्चन। अच्छा, आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड बच्चों, इलस्ट्रेशन 1 to 13 वो जो कराया ना आपको इन्वेस्टिंग कैश फ्लो का कराया पैराग्राफ, वो सारा टिप्स पे होना चाहिए कल आपका। मैं लिखवा के देखूंगा कल आपसे, नहीं तो फिर बताऊंगा। ये वाला पेज की वो जो 5.54 5.54 पे जो है, कल मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग